आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाइथन पैंडास क्या होता है और कैसे आप लोग पाइथन पैंडास को इफेक्टिवली अपने डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हो। पैंडास एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि आप लोगों को डेटा एनालिसिस करने में मदद करती है। ये आप लोगों के डेटा के मैनिपुलेशन से लेकर डेटा क्लीनिंग तक और डेटा प्री प्रोसेसिंग तक आप लोगों को मदद करता है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पैंडास को कैसे आप लोग यूज करते हैं कम से कम टाइम में, कैसे आप लोग पैंडास से ज्यादा डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जैसे कि आप देख सकते हो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर आ चुका हूं। आप लोग पाइथन पैंडास का इस्तेमाल कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आपके पास पाइथन इंस्टॉल्ड है। ये एक पाइथन की दूसरी लाइब्रेरी ही है, बट कुछ टूल्स पाइथन पैंडास का इस्तेमाल काफी इजी बना देते हैं डेटा साइंस के लिए। एंड वन ऑफ दोस टूल्स इज जेटब्रेन्स पाइचार्म। जेटब्रेन्स पाइचार्म को आप एक आईडी की तरह जानते होंगे, लेकिन इसके अंदर जुपिटर नोटबुक से रिलेटेड कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टूल्स होते हैं। जुपिटर नोटबुक क्या होता है? जुपिटर नोटबुक आप लोगों को पाइथन पैंडास के थ्रू डेटा एनालिसिस करने में इंटरएक्टिवली मदद करती है। हम लोग जुपिटर नोटबुक को इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे, बट उससे भी पहले मैं जेटब्रेन्स पाइचार्म को इंस्टॉल कर लेता हूं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप लोग जेटब्रेन्स पाइचार्म को अगर इंस्टॉल करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट एन अमेजिंग ऑफर। आप लोग पाइचार्म को फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को पाइचार्म का प्रो वर्जन फ्री ऑफ कॉस्ट 3 महीने के लिए मिलेगा, विच इज अ ग्रेट डील। एंड यस, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय जेटब्रेन्स। मैंने जेटब्रेन्स को रीच आउट किया एंड दे वर काइंड इनफ टू प्रोवाइड दिस सपोर्ट। तो थैंक्स अ लॉट टू जेटब्रेन्स फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। तो जैसे ही आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोग इस पेज पर आ जाएंगे। एक्सेप्ट ऑल को कर लेना और कूपन और प्रोमो कोड में जो मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड दिया है वो आप लोग डाल देना। तो मैंने यहाँ पर प्रोमो कोड डाल दिया और मैं ये फॉर्म फिल करूंगा एंड आई विल बी बैक। जैसे ही आप लोग फॉर्म को फिल करेंगे आप लोग को ये पेज देखने को मिलेगा और जैसे ही आप लोग फिर अपने ईमेल पर जाएंगे तो आपको पाइचार्म प्रोफेशनल को इंस्टॉल करने के इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। अब जितनी देर में ये डाउनलोड हो रहा है, लेट मी टेल यू दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डेटा साइंस कोर्स एंड टू एंड, और उस पर मैंने काम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मुझे इस कोर्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, और अगर आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में इस कोर्स को प्रायोरिटाइज करने की बात करी तो मैं आप लोगों को ये कोर्स जहां सितंबर अक्टूबर के अराउंड आने वाला होगा इस ईयर एंड में, उससे पहले मैं ला कर दूंगा। तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि क्या मुझे इस डेटा साइंस कोर्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, और अगर बहुत सारे कमेंट्स आए तो आप लोगों को बहुत जल्दी डेटा साइंस का कोर्स इस चैनल पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जैसे ही आप लोग इंस्टॉल करोगे पाइचार्म प्रोफेशनल को तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। इस स्क्रीन में आप लोग यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना और हम यहाँ पर जुपिटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम डेटा फोल्डर बिल्कुल भी नहीं डालेगा। आप देखो यहाँ पर ये कह रहा है नो कॉन्डा एग्जीक्यूटेबल फाउंड, तो हम लोग मिनी कॉन्डा को इंस्टॉल करेंगे। मिनी कॉन्डा को यूज करने का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप लोगों को पैकेज मैनेजर देता है जो कि स्पेसिफिकली डेटा साइंस के लिए बना हुआ है। सो यू आर गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट इफ यू आर वर्किंग ऑन योर डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स। हमने यहाँ पर मिनी कॉन्डा को इंस्टॉल कर लिया और अब हम यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे और हमारा पहला जुपिटर प्रोजेक्ट बन जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर इसका नाम जुपिटर प्रोजेक्ट है, आप कुछ भी इसका नाम दे सकते थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ऑलरेडी एक सैंपल जुपिटर नोटबुक है। अब ये जुपिटर नोटबुक क्या होती है? जुपिटर नोटबुक आप लोगों के डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स के लिए एक बूंद साबित हो सकती है। कैसे? जुपिटर नोटबुक के अंदर आप लोग एक नोटबुक टाइप पाइथन कोड लिख सकते हैं। व्हाट इट मींस इज कि आप लोग कोड के साथ साथ हेडिंग्स, मार्कडाउन, अपने पर्सनल नोट्स और आउटपुट सेव कर सकते हैं। जुपिटर नोटबुक कुछ इस तरह से दिखती है और इसमें आप लोगों के पास कोड सेक्शन होता है, टेक्स्ट सेगमेंट होता है, आप लोग यहाँ पर सेल्स ऐड कर सकते हैं। इसमें सेल का कॉन्सेप्ट होता है। सेल का मतलब इस पर्टिकुलर आईपाइथन नोटबुक का बिल्डिंग ब्लॉक। मैं यहाँ पर ज्यादा आईपाइथन नोटबुक पर फोकस नहीं करूंगा, उसको मैं अपने डेटा साइंस कोर्स में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ फ्रॉम स्क्रैच। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत जल्दी देखने को मिलेगा डेटा साइंस कोर्स आपको। बट अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्रायोरिटाइज करेंगे पैंडास को। तो चलो सीधा पैंडास पे आ जाते हैं जो कि इस वीडियो का टॉपिक है। व्हाट इज पाइथन पैंडास? पाइथन पैंडास एक डेटा एनालिसिस और मैनिपुलेशन की लाइब्रेरी है पाइथन में। ये आप लोगों को डेटा के साथ मैनिपुलेशन और डेटा रैंगलिंग करने में हेल्प करता है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? अगर आपके पास एक डेटा है, वो जेसन फाइल में हो सकता है, CSV में हो सकता है, एक्सेल शीट में हो सकता है, आप पाइथन पैंडास की सहायता से उसको रीड कर सकते हैं। फिर आप उस डेटा के अंदर प्री प्रोसेसिंग कर सकते हैं पाइथन पैंडास की सहायता से। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एक्सेल शीट है जिसके अंदर एम्प्लॉइज का डेटा है। अब आप लोग चाहते हैं दूसरी एक्सेल शीट बनाना जिसपे सिर्फ उन एम्प्लॉइज का डेटा हो जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम करते हैं। तो आप फिल्टर लगाकर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके और पैंडास के बिल्ट इन फीचर्स का इस्तेमाल करके इस तरह के काम कर सकते हैं। पाइथन पैंडास इफेक्टिवली हैंडल करता है बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स को। तो चलो आ जाओ, अब देखते हैं कि किस तरह से पाइथन पैंडास को हमको इंस्टॉल करना है और यूज करना है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम कर लूंगा। कंट्रोल स्क्रॉल यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग जाएंगे फाइल में, सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर एडिटर में जाएंगे, जनरल में जाएंगे और ये चेंज फॉन्ट साइज विद कंट्रोल प्लस व्हील, इसको मैं
अप्लाई करके ओके कर लेता हूँ। और मैंने जो अपना पहले एक JetBrains PyCharm में पाइथन कोर्स बनाया था उसमें भी मैं ये सेटिंग हमेशा ऑन करवाता था मेरे फर्स्ट एवर पाइथन कोर्स में, तो मुझे काफ़ी याद है उसके बारे में। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे प्रिंट इंट्रोडक्शन टू पैंडास। अब आप लोगों को यहाँ पर IPython नोटबुक का इस्तेमाल भी आप लोगों को सिखाऊंगा और आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि क्यों IPython नोटबुक इज अमेजिंग। अब यहाँ पर देखो कि मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो ये मार्कडाउन कोड लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लिखूंगा इंट्रोडक्शन टू पैंडास और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मार्कडाउन लिख दिया है। इंट्रोडक्शन टू पैंडास लिखा है, व्हाट इज पैंडास लिखा है और वाई यूज पैंडास लिखा है। इसको मैं थोड़ा बहुत और फॉर्मेट कर देता हूं एंड या इट लुक्स अमेजिंग नाउ। तो मैं शिफ्ट एंटर दबाकर किसी भी एक पर्टिकुलर सेल को रन कर सकता हूं। अब यहाँ पर ये जुपिटर सर्वर को स्टार्ट कर रहा है जिसमें थोड़ा टाइम लगता है और यहाँ पर क्या होता है कि पाइथन रन टाइम की सहायता से आप लोगों को ये सारे सेल्स जो कोड सेल्स होते हैं वो रन करके देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई भी पैकेज वगैरह इंस्टॉल करना है तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्डा इंस्टॉल पैंडास। और यहाँ पर मैं जैसे ही एंटर मारूंगा, शिफ्ट एंटर मारूंगा, आप यहाँ पर देखो कि ये जो पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड है वो पैंडास को इंस्टॉल कर देगा। तो मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है, इसका मतलब कि इसको टर्मिनल में रन करो और ये कॉन्डा इंस्टॉल पैंडास को रन कर रहा है टर्मिनल में ताकि पाइथन पैंडास इंस्टॉल हो जाए। मुझे थोड़ा बहुत टाइम लेता है, जिस तरह से हम पिप इंस्टॉल करके पैकेज इंस्टॉल करते हैं हम यहाँ पर कॉन्डा का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज इट इज मेड स्पेसिफिकली फॉर डेटा साइंस। अब हमने यहाँ पर कॉन्डास को इंस्टॉल नहीं किया, हमने मिनी कॉन्डा को यूज़ किया है। मिनी कॉन्डा थोड़ा लाइटर होता है और उसमें बहुत सारे पैकेजेस पहले से नहीं आते, इसलिए मिनी कॉन्डा को लोग प्रेफर करते हैं ताकि वो उनकी मशीन में ज़्यादा लोड ना डाले। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉन्डास इंस्टॉल पैंडास थोड़ा बहुत टाइम ले रहा है एंड हम वेट करेंगे, इसका थोड़ा बहुत ही टाइम लेगा और उसके बाद हम फिर वापस आएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो मुझसे कह रहा है कि ऑल रिक्वेस्टेड पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, जिसका मतलब कि ऑलरेडी सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो रखे हैं। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर पैंडास को इंस्टॉल कर रखा है। अब पैंडास के अंदर दो तरह के की डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो मैं मार्कडाउन में यहाँ पर लिख देता हूँ इस बात को और मैं इस सेल को डिलीट करता हूँ यहाँ पर और मैं सीधा यहाँ पर लिखता हूँ कि दो तरह के की डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं पैंडास के अंदर। पहला डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, पहला डेटा स्ट्रक्चर होता है सीरीज और दूसरा डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, दूसरा डेटा स्ट्रक्चर होता है डेटा फ्रेम, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड मैं यहाँ पर लिखूंगा डेटा फ्रेम एंड यस। तो ये दो तरह के की डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं पैंडास के अंदर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि सीरीज बनाएंगे। तो सीरीज बनाने के लिए आपको क्या करना है, आप लिखोगे s इज इक्वल टू और फिर लिखोगे pd.series और यहाँ पर देखो ये ऑटोमेटिकली जो है मुझे सजेस्ट कर रहा है, टैब दबा के मैं इसे कंप्लीट कर सकता हूँ ऑल थैंक्स टू AI असिस्टेंट जो कि JetBrains के अंदर बिल्ट इन है। तो मैं यहाँ पर AI असिस्टेंट JetBrains का यूज़ कर रहा हूँ। आप देखो यहाँ पर मैंने लिखा pd.series और लेकिन मैंने यहाँ पर पैंडास को इंपोर्ट नहीं किया। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल इंपोर्ट पैंडास। सबसे पहले इंसर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं होवर करके कोड पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर एक कोड जो है कोड सेल यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा और इसमें मैंने यहाँ पर इंपोर्ट पैंडास एज पीडी लिखा। शिफ्ट एंटर करूंगा तो ये रन हो जाएगा। अब शिफ्ट एंटर करूंगा तो यहाँ पर pd.series जो है वो चल चुका है और अब मैं यहाँ पर एस दबा के शिफ्ट एंटर करूंगा तो ये देखो इसने यहाँ पर मुझे एक सीरीज प्रिंट करके दे दी है। अब आप कहोगे यार क्या है सीरीज, लिस्ट ऑलरेडी है तो ये 1 2 3 4 5, तो ये सीरीज का क्या मतलब है। पैंडास के अंदर सीरीज एक लेबल्ड एरे होता है, लिस्ट एक अनलेबल्ड एरे होता है, लेकिन सीरीज जो होता है वो लेबल्ड एरे होता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लेबल्ड एरे का क्या मतलब है। यहाँ पर जब हमने यहाँ पर एस दबाकर शिफ्ट एंटर किया, आप देखो 0 1 2 3 4 जो कि इंडेक्स होते हैं हमारे, उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 2 3 4 और 5 है। अब यहाँ पर पाइचार्म को यूज करने का एक सबसे बढ़िया फायदा ये है कि इसके अंदर फीचर्स होते हैं, जैसे कि डेटा विजुअलाइज आप कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ से। मैं यहाँ पर क्लिक करके अपने इस डेटा को विजुअलाइज कर सकता हूँ एज अ चार्ट, प्लस मैं इसको एज PNG भी डाउनलोड कर सकता हूँ। तो अगर मैं पैंडास के अंदर डेटा विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ यूजिंग पाइचार्म, ये एक्स्ट्रा फीचर्स मुझे देखने को मिलते हैं अलॉन्ग विद AI असिस्टेंट। एंड इनका जो AI असिस्टेंट है, मुझे इसके बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ ये लगी कि ये काफ़ी एक्यूरेट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जुपिटर नोटबुक्स। तो ग्रेट वर्क बाय पाइचार्म। और फर्दर हम लोग सीरीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। मैं आप लोगों को सीरीज़ के बारे में एक चीज़ और बताता हूँ। हमने ये जो सीरीज़ बनाई, ये हमने एक बहुत ही बेसिक सी सीरीज़ बनाई। हम क्या कर सकते हैं, इसमें लेबल्स भी दे सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लेबल्स इज इक्वल टू ABCDEF दे दूँ कुछ इस तरह से, तो क्या होगा कि इन वैल्यूज़ में लेबल्स भी आ जाएंगे। और अगर मैं अभी यहाँ पर शिफ्ट एंटर करूँ और दोबारा से शिफ्ट एंटर करूँ, एंड माई बैड, ये लेबल्स नहीं, ये इंडेक्स होता है, और मैं यहाँ पर शिफ्ट एंटर करूँ तो क्या होगा, और एस को शिफ्ट एंटर करूँ तो ये जो लेबल्स हैं वो ABCDE हो जाएंगे। तो जब हम कुछ भी इंडेक्स नहीं देते हैं तो हमारी इंडेक्स बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 होती है, लेकिन अगर हमने लेबल्स
इसको दे दिए और हमने इंडेक्स को वो लिस्ट पास कर दी, तो हमें कुछ इस तरह से लेबल डेटा देखने को मिल जाता है। अब इस सीरीज़ का क्या काम है ये हम लोग आगे देखेंगे। एक 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर भी होता है पैंडास के अंदर, जिसको हम लोग डेटा फ्रेम बोलते हैं। तो आ जाओ देखते हैं कि डेटा फ्रेम किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। डेटा फ्रेम को हम यूजुअली डीएफ वेरिएबल के अंदर बनाते हैं, और आप किसी भी वेरिएबल के अंदर बना सकते हो, बट लेट मी टेल यू कि आप किसी भी तरह का कोड देखोगे इंटरनेट पर तो आपको डीएफ ही देखने को मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ pd.dataframe और इसके बाद मैं pd.dataframe लिखकर कुछ इस तरह से इसको एक डिक्शनरी देता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम्स, और नेम्स के अंदर मैं देता हूँ मान लो हैरी, और उसी के साथ साथ मैं देता हूँ रोहन, फिर इसके बाद मैं देता हूँ शुभम, और इसके बाद मैं मार्क्स देता हूँ कुछ इस तरह से 1 2, और मैं इंश्योर करूँगा कि मेरे मार्क्स ज़्यादा हूँ, तो मैं अपने मार्क्स को 100 कर लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि इस वीडियो से ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है अपने मार्क्स को 100 बनाना, और इनके मार्क्स भी थोड़े थोड़े बढ़ा देता हूँ वरना बुरा मान जाएंगे लोग। एंड ऑब्वियसली मैं इसको डबल कोट्स के अंदर बंद करूँगा क्योंकि ये एक पाइथन डिक्शनरी है। और अब मैं अगर डीएफ को प्रिंट करूंगा तो आप देखो ये इस तरह से 2D फॉर्म में प्रिंट हो जाएंगे। अब पाइचार्म के अंदर हम लोगों को इसको इस तरह से सॉर्ट वगैरह करने का ऑप्शन मिलता है। आप देख रहे हो यहाँ पर मैं इसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर सकता हूँ, और उसी के साथ साथ मैं इसको विजुअलाइज कर सकता हूँ इस चार्ट पर क्लिक करके। आप देखो ये बेस्ट चार्ट प्लॉट करके आप लोगों को देता है, इसके हिसाब से जो उसको लगता है सबसे बढ़िया इसको विजुलाइज करने का क्या तरीका होगा वो आप लोगों को यहाँ पर दे देता है। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये, और इन्होंने काफ़ी बढ़िया टूल बनाया। आप यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इसको एज PNG। ट्रेडिशनली हम लोग जो जुपिटर नोटबुक होती है जो कि हमारी वेब फॉर्म में खुलती है आपके क्रोम ब्राउज़र के अंदर, उसमें ये सारे फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो प्राइमरीली पैंडास के अंदर 2 डेटा स्ट्रक्चर्स, एक सीरीज एक डेटा फ्रेम। सीरीज 1D, डेटा फ्रेम 2D, इसको यहाँ पर भी लिख देता हूँ, और यहाँ पर डेटा फ्रेम हमारा 2 डायमेंशनल। बहुत बढ़िया। अब मान लो मेरे पास एक एक्सेल शीट है और मैं उसको रीड करना चाहता हूँ। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपके पास जो डेटा होगा वो इन द फॉर्म ऑफ सम एक्सेल या फिर इन द फॉर्म ऑफ सम जेसन होगा, और उसको रीड करने के लिए पैंडास के अंदर बिल्ट इन मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेल या CSV को रीड करने का मेथड होता है पैंडास में रीड CSV, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग CSV को रीड कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ कि अगर इस डेटा फोल्डर में आप राइट क्लिक करके शो इन एक्सप्लोरर करोगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ओपन इन एक्सप्लोरर, तो आप देखोगे ये फोल्डर यहाँ पर खुल जाएगा। अब मैंने क्या किया कि इंटरनेट से एक CSV डाउनलोड करी है जो कि आप भी डाउनलोड कर सकते हो। राइट क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे कि ओपन विद एक्सेल इसको करेंगे, और आप लोग देखोगे यहाँ पर लेबल डेटा डला हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इस डेटा को मैं रीड करूँ पैंडास के अंदर। कैसे करूँगा? मैं सिंपली क्या करूँगा कि लिखूँगा df इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिखूंगा pd.read_csv, और मैं टैब दबाऊंगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा लिखूंगा data/iris.csv। ये iris.csv फाइल जो है उसको मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ। आई कैपिटल है तो यहाँ पर कैपिटल आइरिस में यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, और आप लोग देखो जैसे ही मैं यहाँ पर शिफ्ट एंटर करूँगा मेरे डीएफ के अंदर आइरिस का डेटा सेट आ गया है। तो डीएफ लिख के शिफ्ट एंटर करूँगा तो आप देखो यहाँ पर मुझे ये डेटा फ्रेम मिल गया है, और ये डेटा फ्रेम कहाँ से आया है? ये आया है फ्रॉम CSV। आप डेटा फ्रेम को फ्रॉम एक्सेल भी ला सकते हैं, आप डेटा फ्रेम को फ्रॉम जेसन भी ला सकते हैं, और डेटा फ्रेम को अलग अलग सोर्सेस से रीड करने के मेथड्स होते हैं पैंडास के अंदर, विच मेक्स इट अ ग्रेट टूल। मैनुअली अगर आप लोगों को ये काम करना होगा तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, या तो आप मैनुअली किसी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके उसको रीड करोगे, लाइब्रेरी का भी यूज़ करोगे तो पैंडास ही ज़्यादातर यूज़ की जाती है जब हमें एक्सेल्स रीड करनी होती हैं। तो अब यहाँ पर डीएफ के अंदर आप लोग देखो कि आईडी है, सेपल लेंथ है, सेपल विड्थ है, पेटल लेंथ है, पेटल विड्थ है, और स्पीशीज़ है। तो ये मशीन लर्निंग का एक क्लासिकल डेटा सेट है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या होता है कि सेपल की लेंथ को देखकर, सेपल की विड्थ को देखकर, पेटल लेंथ को देखकर और पेटल विड्थ को देखकर स्पीशी को यहाँ पर प्रिडिक्ट किया जाता है। इस पूरे डेटा को देखकर मतलब कि जो भी नई वैल्यूज़ आती हैं उनको प्रिडिक्ट किया जाता है, और इस पर बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स ट्रेन किए जाते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग छोड़ते हैं। अभी हम लोग ये देखते हैं कि इस डेटा फ्रेम को कैसे हम लोग फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो हमको जुपिटर नोटबुक का जो पाइचार्म का फीचर है, ये आपको नॉर्मल जुपिटर नोटबुक में फीचर नहीं मिलेगा। पाइचार्म का फीचर है कि आप इस ग्राफ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका डेटा यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर क्या है, आईडी की मेन वैल्यू और यहाँ पर इंडेक्स, जो कि एक बहुत अच्छा मेरे हिसाब से इंटरप्रिटेशन नहीं है। ये चार्ट ऑटोमेटिकली जनरेट किया गया है। आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो कि एक्स एक्सिस पे आपको क्या देखना है और वाई एक्सिस पे आपको क्या देखना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। अलग अलग तरह के चार्ट्स प्लॉट कर सकते हो। आप देखो यहाँ पर आप बार चार्ट चाहो तो बार चार्ट प्लॉट कर सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पर पॉइंट प्लॉट करना चाहते हो इस तरह से तो वो भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को बहुत ही ईजिली
जुपिटर नोटबुक के अंदर मिल जाती हैं। बट अभी हम लोग पैंडास के स्पेसिफिक फीचर्स को देखेंगे और हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि df.head से क्या होता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर df.head करोगे तो आप लोगों को शुरू के 5 वैल्यूज़ देखने को मिल जाएंगी। वैसे ये डेटा फ्रेम बहुत बड़ा है, इसके अंदर 150 रोज़ हैं, 6 कॉलम्स हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों की सुविधा के लिए सिर्फ 10 कॉलम्स आपको जुपिटर नोटबुक दिखा रही है। और यहाँ पर आप df.head करोगे तो आपको इस तरह से शुरू के सिर्फ 5 देखने को मिल जाएंगे। जिस तरह से आप लोगों ने df.head किया है, आप यहाँ पर df.tail भी कर सकते हो और यहाँ पर आप df.tail करोगे तो आप लोगों को आखिरी के 5 मिल जाएंगे। फिर एक और मेथड होता है df.describe, जो कि आप लोगों को इस डेटा फ्रेम को डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है, जैसे कि इसका काउंट क्या है, मीन क्या है, इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ का मीन क्या है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, 25th परसेंटाइल क्या है, 50th परसेंटाइल क्या है, 75th परसेंटाइल क्या है। ये सब वैल्यूज़ आप लोगों को यहाँ पर df.describe से देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद एक और मेथड होता है df.info, और ये क्योंकि एक मेथड होता है इसलिए आप लोगों को पैरेंथेसिस इस तरह से लगानी पड़ेगी। शिफ्ट एंटर में जैसे ही करूँगा आप लोग देखो यहाँ पर आप लोगों को df.info डालने के बाद आपको मिलेगा रेंज इंडेक्स क्या है, डेटा कॉलम्स कौन कौन से हैं और इनका टाइप क्या है, यानी कि जो आपके डेटा कॉलम्स हैं उनके बारे में आप लोगों को जानकारी देखने को मिल जाती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आप लोग डेटा सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मार्कडाउन लिखूंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा डेटा सिलेक्शन, क्योंकि अभी हम लोग डेटा सिलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। और ये मार्कडाउन है, कोड नहीं है, मार्कडाउन है। तो मैं Ctrl+X करता हूँ, यहाँ पर मार्कडाउन लिखता हूँ कुछ इस तरह से, हाँ, और ये सेल्स में डिलीट कर देता हूँ, डिलीट सेल, और इसके नीचे मैं एक कोड सेल डालता हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगा कि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ आईडी देखना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर देखो df_id लिखने के बाद क्या मिलता है, कुछ इस तरह से आईडी मिल जाती है। और यहाँ पर आप देखो ये 0 1 2 3 4 ये जो है ये इंडेक्स है। अब आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसका टाइप प्रिंट करूँ, मैं कहूँ कि भाई मुझे ना इसका टाइप बताओ क्या है df_id का, तो ये एक सीरीज़ है जो हमारा 1D डेटा स्ट्रक्चर हमने जो बात करी थी होता है पैंडास के अंदर सीरीज़, ये वो सीरीज़ है। तो कुछ इस तरह से आप लोग 1 डायमेंशनल डेटा निकाल सकते हो पैंडास के अंदर से। एंड ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी अ सीरीज, क्योंकि ये 1 डायमेंशनल होने वाला है। अब मैं यहाँ से टाइप हटा देता हूँ। कैसा होगा अगर आप लोगों को चाहिए ID अलॉन्ग विद लेट अस से सेपल लेंथ, ठीक है। तो मान लो मुझे सेपल लेंथ भी चाहिए और मुझे ID भी चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा कुछ इस तरह से df, और इसके अंदर मैं सबसे पहले तो डबल कोट्स लगाकर ID लिख दूंगा, ID, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, सेपल लेंथ लिख दूंगा कुछ इस तरह से, कॉमा लगाकर डबल कोट्स, और इस तरह से सेपल लेंथ CM। और इस बार मैं शिफ्ट एंटर मारूंगा तो मुझे एक डेटा फ्रेम देखने को मिलेगा जिसमें ID और सेपल लेंथ होगी। एंड ऑब्वियसली मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसका ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, या फिर इसके ग्राफ को एज PNG एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर होता क्या है कि मैं कभी कभी चाहूँगा कि जो मेरा डेटा फ्रेम है उसकी रोज को मैं आइट्रेट करूँ। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इस काम को करने का क्या होने वाला है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं df.ilog, और इसके बाद जैसे ही आप लोग 0 करेंगे आप लोगों को पहली रो देखने को मिल जाएगी। ये पहला कॉलम नहीं है, ये पहली रो है। पहली रो की ID सेपल लेंथ सेंटीमीटर, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ इन सेंटीमीटर, पेटल विड्थ इन सेंटीमीटर, और स्पीशीज। तो आप लोगों को एक डेटा पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलता है। अच्छा, अगर मैं इसके टाइप की बात करूँ तो इसका टाइप क्या होगा, वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। एंड आप लोगों ने सही गेस किया, क्योंकि ये एक 1 डायमेंशनल डेटा है इसलिए इसका जो टाइप है वो पैंडास सीरीज होगा। मैं वापस से इसको ऐसे कर देता हूँ एंड आप देख सकते हो यहाँ पर ये सिर्फ एक पर्टिकुलर रो मुझे देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज करने वाला हूँ। मैं क्या करूँगा कि ये जो iris.csv है इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं data.csv के नाम से एक CSV बनाऊंगा। मैं इसको खोलूंगा एक्सेल के अंदर और मैं आप लोग को बताता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेट मी टेल यू मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कुछ वैल्यूज़ को ना यहाँ से डिलीट कर दूंगा कुछ इस तरह से। आप देखो शुरू की बहुत सारी वैल्यूज़ में मैं डिलीट मार दूंगा इस तरह से। अब आप कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हो, और मैं इसको बंद कर दूंगा सेव करके, ठीक है। तो ये जो हमारा data.csv है इसमें मैंने क्या किया कि कुछ वैल्यूज़ को एम्प्टी कर दिया, ठीक है, कूल। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वापस से पाइचाम में आऊँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा df2 इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिखूँगा pd.read_csv एंड इस बार मैं data.csv को रीड करूँगा और शिफ्ट एंटर मारूँगा एंड df2 हमारा आ गया है। अब अगर मैं यहाँ पर df2.head करूँ तो आप लोग देखो कि कुछ इस तरह से मुझे हेड देखने को मिलेगा, यानी कि जो शुरू के 5 हमारे रोज़ हैं वो देखने को मिलेंगे और इसके अंदर मुझे बहुत सारे नैन्स मिलेंगे, NAN। अब क्या करूँगा मैं कि इन NAN को तो मैं रखना नहीं चाहूँगा अपने असली डेटा में। तो पैंडास हमको एक फंक्शन देता है जो कि होता है
डॉट ड्रॉप एन, ठीक है। तो ये ड्रॉप एन क्या करता है कि उन रोज को रिमूव कर देता है जिनमें मिसिंग डेटा है। और इसी के साथ साथ एक फंक्शन होता है फिल एन करके। अगर मैं यहाँ पर df डॉट फिल एन करूँ कुछ इस तरह से, इनफैक्ट मुझे df2 करना था, मैंने गलती से df कर दिया, तो मैं शिफ्ट एंटर करूंगा तो अभी इसने ये वाली रो को यहाँ पर डिलीट कर दिया है। और आप देख सकते हैं 5.1 के बाद सीधे 4.7 आ रहा है। और बहुत सारी आने वाली और भी रोज़ हैं, जैसे कि हमारी एक ये वाली रो भी आने वाली रो है, इसको भी इसने यहाँ पर हटा दिया। तो ये कंप्लीटली रिमूव कर देगा उन डेटा पॉइंट्स को जिनमें NA होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि अगर मैं यहाँ पर df2 डॉट फिल NA करूँ, फिल NA करके एक फंक्शन होता है। अभी फिल NA क्या करता है, आप क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो NA को। किन वैल्यू से फिल कर सकते हो आप, मान लो आप 0 से फिल करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जो NA है वो उनको मैं 0 से फिल कर दूँ। अब यहाँ पर एक पैरामीटर होता है बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, जो कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप लोग को यूज़ नहीं करना चाहिए। और उसका रीज़न ये है कि इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू अगर आप लोग ये कर देंगे तो क्या होगा कि ओरिजिनल डेटा फ्रेम को चेंज कर देगा। एंड ऑब्वियसली वी डोंट वांट कि हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम चेंज हो जाए इन मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि जो मेरा df2 है मैं नहीं चाहता कि वो चेंज हो। ऑब्वियसली मैं उसके कुछ फंक्शंस रन करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ नए डेटा को, दैट इज़ फाइन, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो मेरा df2 है इसको मैं इसका जो ओरिजिनल df2 जो कि यहाँ पर था हमारा, जो कि हमने CSV से रीड किया था, वो चेंज हो जाए। तो df2 डॉट कोई भी फंक्शन मैं रन करूँ, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज द डेटा फ्रेम। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लगा दिया तो मेरा डेटा फ्रेम चेंज हो जाएगा। एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करने से ओरिजिनल डेटा फ्रेम चेंज हो जाता है, बट हम इसको यूज़ नहीं करना चाहेंगे। और आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे मैं शिफ्ट एंटर मारूंगा df2 के अंदर जो भी NA वैल्यूज़ थी वो 0 से फिल हो जाएंगी। हाउ कूल इज दैट। अब अगर मैं आप लोगों को दोबारा से अपना df डेटा फ्रेम दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से दिख रहा था। जो df हमारा डेटा फ्रेम है वो हमारी iris.csv को रीड करके बनाया गया था, अगर आप लोगों को याद ना हो। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे हम लोग कॉलम्स को चेंज कर सकते हैं। मान लो सेपल लेंथ को मैं SL लिखना चाहता हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, df डॉट रीनेम करके एक मेथड होता है, उसको मैं यूज़ करूँगा। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक कॉलम्स पैरामीटर दूंगा। जैसे कि मैं मान लो चेंज करना चाहता हूँ सेपल लेंथ सेंटीमीटर को, और मैं कहना चाहता हूँ इसको SL, तो मैं इस तरह से एक कॉलम पैरामीटर दूंगा। और ये जो सिंटेक्स है क्या करेगा, मेरे डेटा फ्रेम के कॉलम्स को चेंज कर देगा। शिफ्ट एंटर मारूंगा तो एक नया डेटा फ्रेम मुझे मिलेगा, जो कि यहाँ पर मुझे सेपल लेंथ CM को SL कर देगा। क्या मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम चेंज हुआ? अगर मैं df लिखकर शिफ्ट एंटर मारूं तो क्या मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम चेंज हुआ? नहीं, ये यहाँ पर एक नया डेटा फ्रेम बन जाता है जब मैं डेटा फ्रेम पर फंक्शंस रन करता हूँ। बट अगर मैंने यहाँ पर इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर दिया, मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ इस बार, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू मैंने कर दिया, अगर शिफ्ट एंटर मार दिया तो भाई ये मेरे डेटा फ्रेम को चेंज कर देगा। तो अब मैं अगर डेटा फ्रेम का शिफ्ट एंटर मारूंगा तो मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम चेंज हो जाएगा। तो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू ऐसा नहीं है कि आपको यूज ही नहीं करना है, गलती से यूज मत कर बैठना। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी आप कर रहे हो यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू यूज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू क्या करता है। अब यहाँ पर अगर मैं df डॉट डिस्क्राइब करूँ, मान लो मैं दोबारा से df डॉट डिस्क्राइब करूँ, तो आप लोग यहाँ पर देखो ये क्या करेगा कि मुझे सारी वैल्यूज़ यहाँ पर बता देगा। और df डॉट इन्फो अगर मैं करूँ तो ये मुझे इन्फॉर्मेशन दे देगा। अब देखो ये मुझे बता रहा है कि जो ID है वो int64 है, ठीक है। और जो हमारा SL है, जो कि हमारी क्या थी, सेपल लेंथ थी, वो ये कह रहा है कि फ्लोट 64 है, वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। एंड पैंडास ऑटोमेटिकली इन्फर करता है इन टाइप्स को। फॉर सम रीज़न अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा सेपल विड्थ है या सेपल लेंथ है, जो SL है, उसको मैं इंट करना चाहता हूँ, इंट 64 बिट इंटीजर के फॉर्म में स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं वो कर सकता हूँ। एंड उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है जो कि है df डॉट एज टाइप। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा कुछ इस तरह से, मैं कहूँगा कि भाई साहब देखो जो df का SL है ना, जो df का SL है वो इज इक्वल टू कर दो df, और यहाँ पर मैं लिखूँगा SL, और मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट एज टाइप। और मान लो मैं यहाँ पर इसको एज एन इंटीजर स्टोर करना चाहता हूँ, शिफ्ट एंटर मारूंगा और इस बार मैं df डॉट इन्फो करूँगा। आपको दिखाता हूँ जो हमारा SL था वो हमारा int64 हो चुका है। और अगर मैं अभी आपको df दिखाऊं तो आप देखोगे सारी जो SL वाली वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर वैल्यूज़ हो चुकी हैं। क्या ही मुझे करना चाहिए? ऑब्वियसली आई लूज प्रिसीजन, बट अगेन समथिंग दैट यू कैन डू ऑलवेज। अगर आपको करना है तो आप डेटा टाइप्स चेंज कर सकते हो, आप स्ट्रिंग भी कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप चाहो, अगर आप इसको मान लो स्ट्रिंग करना चाहते हो, df डॉट एज टाइप मान लो आप str करते हो और आप शिफ्ट एंटर मारते हो कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि स्ट्रिंग इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर मैं शिफ्ट एंटर मारता हूँ तो आप देखो यहाँ पर
जो SL है हमारा वो एज अ स्ट्रिंग हमको मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से करूँ DFSL, मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूँगा DFSL और फिर इसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर 0 और मैं शिफ्ट एंटर करूँगा तो ये देखो एज अ स्ट्रिंग 5 मुझे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा इस चीज़ पर प्रकाश डालना चाहूँगा। आप कहोगे कि यार जब आपने str लिखा तो ये ऑब्जेक्ट क्यों हो गया, कुछ समझ में नहीं आई, बात थोड़ी अटपटी सी लग रही है। तो हिस्टोरिकली क्या होता था कि पैंडास में कुछ वैल्यूज़ के अलावा जितने भी पाइथन ऑब्जेक्ट्स थे उनको OBJ के फॉर्म में स्टोर किया जाता था, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, यानी कि पाइथन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर किया जाता था। और वर्जन 1 से पहले जो पैंडास का 0 पॉइंट समथिंग वाले वर्जन आता था, उसके बाद जो पैंडास का वर्जन 1 आया उससे आप लोगों को स्ट्रिंग का एक डेडिकेटेड टाइप देखने को मिलता है, जिसको आप कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों को यूज़ करना है तो आप डबल कोट्स में अगर स्ट्रिंग दोगे ऐसे और शिफ्ट एंटर मारोगे तो ये आपको स्ट्रिंग दिखाएगा। तो देखो एक स्ट्रिंग टाइप भी पैंडास ने इंट्रोड्यूस किया है। अब ये जो डी टाइप होता है ना, ये पैंडास के अंदर डिफाइंड होता है। तो इंट 64 हो गया, फ्लोट 64 हो गया, स्ट्रिंग हो गया। वैसे अगर आप लोग str लिखोगे तो आप लोगों को ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, कोई भी पाइथन ऑब्जेक्ट आप लिखोगे आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली स्ट्रिंग चाहिए तो आपको जिस तरह से स्ट्रिंग लिख सकते हो। अगेन इट्स नॉट रेलेवेंट फॉर दिस कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि आप सेपल लेंथ को क्यों ही एज अ स्ट्रिंग यूज़ करना चाहोगे, सोचने वाली बात है। बट अगेन इज समथिंग दैट यू कैन डू ऑलवेज, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर जो वैल्यू है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगेन ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता था। अब इसके बाद आप लोग LENDF करोगे तो आप लोगों को डेटा फ्रेम के अंदर कितनी रोज़ हैं ये देखने को मिल जाएगा। फिर अगर मान लो आप एक नई कॉलम ऐड करना चाहते हो तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हो। मान लो आप एक ज़ीरोज़ नाम से ऐड करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप कुछ इस तरह से एक लिस्ट दे दोगे और आप यहाँ पर लिखोगे 0 फॉर I in रेंज लेंथ ऑफ DF। तो इससे क्या होगा कि जीरोस की एक लिस्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगी और शिफ्ट एंटर आप मारोगे और इसके बाद DF को देखोगे तो एक जीरोस नाम का कॉलम जो है ऐड हो जाएगा। अगेन ये कोई भी एक दूसरी पाइथन लिस्ट हो सकती है जिसके अंदर कुछ रेलेवेंट वैल्यूज़ हों, बट दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऑलवेज डू। अब मान लो कि आप लोग +2 करके एक ऐड करना चाहते हो। मान लो जो मैंने ये किया, आप लोग कुछ इस तरह से ऐड करना चाहते हो। आप मान लो जीरोज़ +1 करके एक कॉलम ऐड करना चाहते हो और मैं आपको बताऊंगा मैं क्या यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप एक पर्टिकुलर वैल्यू में एक फंक्शन को अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पर क्या करोगे, लिखोगे अप्लाई और फंक्शन का नाम। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक फंक्शन लिखूँगा fx और इस फंक्शन को मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर ऊपर। तो बहुत ही सिंपल सा फंक्शन मैं लिखूँगा। उप्स, मैंने यहाँ पर शिफ्ट एंटर मार दिया गलती से। मैं लिखूँगा डेफ और मैं लिखूँगा fx और इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ मान लो a+1, ठीक है। और a जो होगा वो पैरामीटर होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं a डाल देता हूँ कुछ इस तरह से और ये मैं शिफ्ट एंटर मारूंगा और ये कह रहा है कि की एरर 0+1 नॉट डिफाइंड। ओके, तो जीरोस हमारी एक ऑलरेडी कॉलम है। तो मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ कि 0+1 नाम का एक नया कॉलम ऐड करो और उसको कैसे आप करोगे, आप कहोगे कि जीरोज़ में ये फंक्शन अप्लाई कर दो तो 0 की सारी वैल्यू में ये वाला फंक्शन अप्लाई हो जाएगा fx, ठीक है। अब देखो ये कैसे काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पर अभी DF दोबारा से लिखूँ तो एक नई फील्ड आप लोगों को ऐड होकर मिलेगी जिसका नाम है zeros+1। और शायद मैं इसको और बेटर कर सकता था पेटल लेंथ का स्क्वायर करके। तो मे बी अगर मैं a करूँ इसको और मैं यहाँ पर जीरोज़ ना करके मान लो SL करूँ तो क्या होगा, और मैं शिफ्ट एंटर मारूँ अभी यहाँ पर तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो SL का स्क्वायर है, अभी कह रहा है कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इट। अच्छा, हमने SL को एक स्ट्रिंग बना दिया था तो माय बैड, हमें यहाँ पर पेटल लेंथ CM लिखना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ पेटल लेंथ CM, ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड ये ऑटो सजेस्ट कर देता है, अगेन फीचर ऑफ द IDE। शिफ्ट एंटर में मारूंगा और आप देखो यहाँ पर क्या किया कि इन वैल्यूज़ का स्क्वायर मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से मैं इन्फर करना चाहता हूँ एक नया कॉलम तो वो मैं कर सकता हूँ और फंक्शन प्रदान कर सकता हूँ कि भाई इस फंक्शन के हिसाब से इस वैल्यू से एक नई वैल्यू बना दो सारी रोज के लिए, ठीक है। अब इसके बाद मान लो आप लोगों ने एक डेटा पर प्रोसेसिंग कर ली। अब आप लोग चाहते हो कि अब मैं अपने DF को सेव करूँ एज एन एक्सेल। तो आप यहाँ पर 2 CSV या 2 Excel कुछ इस तरह से कर सकते हो। अब यहाँ पर इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स लिखा जाता है, वरना इंडेक्स ऐड हो जाती है 0 1 2 3 4 करके। तो मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ, इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स हटाकर दिखाता हूँ, फिर इसके बाद मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। तो export.csv के नाम से मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा। तो मैं कह रहा हूँ df.2csv data/export.csv और यहाँ पर डेटा के अंदर एक export.csv बन जाएगी। आई डोंट नो ये क्यों नहीं बनी, रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश नहीं होता क्या यहाँ पर। आजा भाई, export.csv के नाम से एक डेटा के अंदर बनना तो चाहिए था यार, देखता हूँ व्हाट्स रॉन्ग। हाँ बन गया export.csv, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर क्या किया इसने कि जो सारी वैल्यूज़ हैं उनको एक्सपोर्ट कर दिया एज अ CSV फाइल।
एक नया कॉलम इसने यहाँ पर ऐड कर दिया स्टार्टिंग में, जो कि 0 1 2 3 4 करके है, जो कि इंडेक्स होती है। एंड आई पर्सनली डोंट वांट दैट। व्हाई? क्योंकि ये जो 0 1 2 3 4 5 6 करके ये जो यहाँ पर हमें रो नंबर्स मिले हुए हैं, ये मुझे इन मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं चाहिए होंगे। मैं चाहूँगा कि कुछ इस तरह से मुझे मेरी एक्सेल मिले, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको डॉट सेव करता हूँ अभी और इसको डिलीट भी मारता हूँ। मैं यहाँ पर इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, जो इंडेक्स है वो मुझे ऐड करके नहीं देगा। तो मैं अगर अभी शिफ्ट एंटर करूँ तो जो नई फाइल बनेगी उसके अंदर आप लोग देखोगे कि ये जो एक्सपोर्ट हो रखी है नई फाइल हमारी, इसके अंदर हमारा ये 0 1 2 3 4 इंडेक्स वाला जो कॉलम है वो एडेड नहीं है। तो कुछ इस तरह से जो है आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि आप लोगों को मर्जिंग कैसे करते हैं ये बताऊँगा। तो मैं यहाँ पर df1 इज इक्वल टू करूँगा pd.dataFrame, और pd.dataFrame करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि बनाऊँगा नेम करके एक लिस्ट, और उसके अंदर मान लो मैं देता हूँ हैरी, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर रोहन शुभम करता हूँ, और इसके बाद मैं मान लो शिवम कर देता हूँ एक, और इसके बाद यहाँ पर मैं दिव्या कर देता हूँ, अपर्णा कर देता हूँ, दिव्या अपर्णा APARNA, और इसके बाद एक खुशी भी कर देता हूँ, ठीक है। तो नेम में मैंने डाला हैरी, रोहन, शुभम, दिव्या, अपर्णा, खुशी, ठीक है। फिर इसके बाद इनके जो मार्क्स हैं वो भी मैं ऐड कर देता हूँ। अब हैरी, रोहन, शुभम के अच्छे मार्क्स हैं, शिवम के 3 नंबर हैं, दिव्या के 100 में 100, अपर्णा के 95 और खुशी के 3 नंबर बस, ठीक है। तो ये हमारा एक डेटा फ्रेम मैंने बना दिया है। अब आप देखो यहाँ पर अगर मैं df1 कुछ इस तरह से शिफ्ट एंटर मार के दिखाऊँ तो ये हमारा बड़ा बेसिक सा df1 है, ठीक है। अब मान लो मैं df2 बनाता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, df2 मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। df2 मैंने बनाया, इसमें मान लो मैं कुछ और नए नाम डालता हूँ, मान लो मैं आकाश डालता हूँ और आकाशा डालता हूँ, ठीक है, अलका डालता हूँ, अपर्णा डालता हूँ, ठीक है। अपर्णा ऑलरेडी हो चुकी है तो एक काम करते हैं, अपर्णा ना डाल के हम प्रियंका डाल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं तो हम 4 वैल्यूज़ को ही रखेंगे, ठीक है। तो आप देखो 3, 100, 95 और 3 ये 4 वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर डाली, तो मेरा df2 बन गया। तो df1 मेरा ऐसा दिख रहा है, df2 मेरा कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो आप देखो df2 ऐसा दिख रहा है। अब मान लो मैं इन दोनों को मर्ज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा df1.concat, और concat लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, concat, और यहाँ पर मैं df2 लिखूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसका मैं शिफ्ट एंटर मारूँगा तो ये मुझे एक एरर दे रहा है, एट्रीब्यूट एरर। इनफैक्ट ये गलत सिंटेक्स है, मैं pd.concat और यहाँ पर कुछ इस तरह से df1 df2 डालूंगा और देखो कि क्या होगा कि ये दोनों जो डेटा फ्रेम्स हैं वो कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। अब एक कॉन्सेप्ट और होता है, वो होता है डेटा फ्रेम्स को मर्ज करने का। और मर्ज करने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो इसके अंदर भी नेम आकाश, अक्सा, अलका और प्रियंका है, और अगर यहाँ पर भी सेम चीज़ होती है, मैं एक काम करता हूँ कि एक नया डेटा फ्रेम बनाता हूँ और df1 को दोबारा से बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा pd.dataframe और यहाँ पर मैं लिखूँगा कुछ इस तरह से, सिर्फ 2 वैल्यूज़ यहाँ पर डालूँगा, आकाश और प्रियंका डालता हूँ बस, ठीक है। आकाश और प्रियंका डालूंगा और इनके मार्क्स भी डालते हैं कुछ इस तरह से, और सिर्फ हम यहाँ पर 2 वैल्यूज़ डालेंगे। अब आकाश और प्रियंका के मार्क्स, उप्स यहाँ पर कुछ गड़बड़ मैंने कर दी है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया, एक मिनट, मार्क्स में मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लगाना चाहिए था, हाँ ठीक है। तो df1 मैंने बनाया कुछ इस तरह से, और एक df2 में बनाऊंगा बहुत ही सिमिलर तरीके से। df2 कैसे बनाऊंगा मैं, और मैं सबसे पहले आप लोगों को ये दिखा दूँ कि df1 दिख कैसा रहा है। df1 ऐसा दिख रहा है। अब df2 जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं क्या करूँगा, सेम वैल्यूज़ को यूज़ करूँगा, लेकिन मार्क्स ना यूज़ करके मैं क्या करूँगा, मैं इसमें कुछ और यूज़ करूँगा। क्या होता है, रोल नंबर, ठीक है, ROLL। मान लो रोल नंबर यहाँ पर है 1244 और 1245, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं df2 और df1 को मर्ज कर दूँ, ठीक है। तो df2 अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरह से दिख रहा है, df1 हमारा इस तरह से दिख रहा है, आकाश के मार्क्स और आकाश का रोल नंबर, प्रियंका के मार्क्स, प्रियंका का रोल नंबर। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि मर्ज कर सकता हूँ इन दोनों डेटा फ्रेम्स को। तो मैं एक नया मर्ज डेटा फ्रेम बनाने के लिए pd.merge का इस्तेमाल करूँगा, और यहाँ पर मैं कहूँगा df1 df2 और एक on नाम का पैरामीटर होता है जिसको मैं इज इक्वल टू नेम करूँगा। on इज इक्वल टू नेम का मतलब कि नेम पे मर्ज कर दो। तो अगर मैं जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट एंटर मारूंगा तो आप लोगों को एक नया डेटा फ्रेम मिलेगा जिसमें कि आकाश के मार्क्स और रोल नंबर दोनों आ जाएंगे, प्रियंका के मार्क्स और रोल नंबर दोनों आ जाएंगे। अब क्या होता अगर यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू होती, मान लो यहाँ पर हैरी होता और ऊपर हैरी है नहीं, ठीक है, और हैरी का रोल नंबर 1255 है मान लो,
तो मैं यहाँ पर शिफ्ट एंटर करूँगा, इन सबको चलाऊँगा। तो अगर ऐसा होता तो यहाँ पर क्या होता कि हैरी के यहाँ पर मार्क्स आ गए, हैरी का ये आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, मर्ज करने पर हैरी को यहाँ पर शो नहीं किया जाएगा, क्योंकि क्या है कि नेम यहाँ पर हैरी है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये रीज़न है। तो क्या करता है, जो pd डॉट मर्ज होता है वो स्किप कर देता है उन वैल्यूज़ को जो कि दोनों डेटा फ्रेम्स में नहीं है। अब JetBrains PyCharm डेटा साइंस को बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट करता है, और अगर आप लोग इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो आप इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में से। अगेन अपना JetBrains PyCharm Pro का सब्सक्रिप्शन क्लेम कर लेना डिस्क्रिप्शन में से। मैंने आप लोगों के लिए ये डील नेगोशिएट की है JetBrains PyCharm से, तो यार अपना फ्री प्रो जो है 3 महीने के लिए ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन से ले लेना। आपके पास प्रो को 3 महीने के लिए ट्राई करने का और दूसरा मौका नहीं मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन से ज़रूर ले लेना अपना एक्सेस। और उसी के साथ साथ किस तरह से JetBrains PyCharm आप लोगों को डेटा साइंस रिलेटेड टूल्स प्रदान करता है, इसके बारे में और पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इस लिंक को एक्सेस कर लेना। वंस अगेन दिस वाज पैंडास क्रैश कोर्स, और बहुत चीज़ें होती हैं पैंडास के अंदर, और अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ कि अगर आप लोग एक एक्सटेंसिव डेटा साइंस का कोर्स देखना चाहते हो कि नहीं। आप लोग कमेंट करोगे तो मैं डेटा साइंस का कोर्स आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। डेटा साइंस के कोर्स पर ऑलरेडी मैंने काम शुरू कर दिया है, लेकिन अगर मुझे 1 साल लगेगा उसको बनाने में, तो शायद मैं 2 महीने में उसको प्रायोरिटाइज करके आप लोगों तक ले आऊँ। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट्स करना, और अगर बहुत सारे कमेंट्स आए तो आप लोग को बहुत जल्द इस चैनल पर डेटा साइंस का कंप्लीट कोर्स देखने को मिलेगा। JetBrains का AI काफ़ी पावरफुल है। आप लोग यहाँ पर क्लिक करके JetBrains के AI असिस्टेंट को ब्राउज कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए आप लोगों को प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लें। कोड कंप्लीशन आउट ऑफ द बॉक्स आप लोगों को JetBrains PyCharm में देखने को मिल जाता है, बट एडवांस AI फीचर्स के लिए आप लोग को JetBrains का AI असिस्टेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऑलराइट, विद दैट सेड, ये था पाइथन पैंडास का एक क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए। अगर आप लोग एक्सटेंसिवली और भी बड़े वीडियोस देखना चाहते हैं पैंडास से रिलेटेड, और अगर चाहते हैं कि पूरा डेटा साइंस का मैं कोर्स बना दूं, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताएं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।